सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नाम की पुस्तक को रिलीज किया गया है। आपको बताना इसके लेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन है सुधा मूर्ति। तो अभी हाल ही में हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नाम की बुक को रिलीज किया गया है और इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। अभी वैसे इसे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं बल्कि ई बुक की फॉर्म में और ऑडियो फॉर्मेट में इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता है अभी सब कुछ बंद है तो प्रिंटिंग वगैरह हो नहीं सकती थी, और हो भी जाती तो खरीदता कौन। तो इसे ऑडियो फॉर्मेट में और ई बुक की फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। सुधा मूर्ति आपको बता दूं ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति, उनकी ये वाइफ है। और शायद आपको याद भी होगा पिछले साल भी हमने पढ़ा था, अक्टूबर नवंबर की बात है, इनकी एक बुक आई थी द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री, तब भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो इस प्रश्न से सुधा मूर्ति का नाम याद रखना। बाकी जो ये नाम है हम पढ़ चुके हैं, मैरी जॉर्डन, मेलानिया ट्रम्प के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। और पाउलो गियोडानो इन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, हाउ कॉन्टेजन वर्क्स। और धर्मेंद्र राय की बात करेंगे, द थिन माइंड मैप बुक लिखी थी इन्होंने। बढ़ते हैं। फिर है हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। तो सही उत्तर होगा एडम हिगिनबॉटम। तो एडम हिगिनबॉटम की जो बुक है उसका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, और इसी ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। ये बुक सैन्य और खुफिया इतिहास पर लिखी गई है। और इस पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। बाकी अब्देलोहाब अस्साउई, इनके बारे में कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अल्जीरिया के ये लेखक हैं और 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 इन्होंने जीता था इनकी उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए। बाकी जालीला हैदर ये पाकिस्तान की नागरिक है और इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 जीता था, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 142वें नंबर पर रहा है भारत। तो अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 142वें नंबर पर रहा है। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। और टॉप पे इसमें है नॉर्वे, सेकंड पे है फिनलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क। भारत की याद रखना 142 नंबर पे है। और ये रिपोर्ट बताती है कि देश में रिपोर्टर्स को कितनी फ्रीडम है, वो कितने सेफ हैं। तो टॉप का याद रख लेना नॉर्वे और भारत का याद रख लेना 142 है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है गोवा। तो अभी 21 अप्रैल को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड-19 से मुक्त हो गया है। अच्छा देखो, गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बन गया है, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, किसी भी राज्य को कोरोना मुक्त कब किया जाता है, जब वहां 14 दिनों तक कोई भी नया केस नहीं आया हो कोविड-19 का। तो 3 अप्रैल के बाद से गोवा में एक भी कोविड-19 का मामला नहीं आया। इसीलिए आप ध्यान रखना, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा और दूसरा बना कौन सा, मणिपुर। यहाँ पे बात गोवा की हो रही है तो ये रहा मैप में गोवा, कैपिटल इसकी पणजी है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अच्छा, इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या है, मनोहर पारिकर, जिनका पिछले साल निधन हो गया। अब मनोहर पारिकर से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनके नाम पे अभी एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया था, उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, यानी कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। और इनके ऊपर अभी एक बुक भी आई थी जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। और उसको 2 जनों ने मिलकर लिखा था, सुखदेव पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने। याद रखना, अभी गोवा से GI टैग पाने वाला पहला प्रोडक्ट बना था खोला चिली, चिली यानी कि मिर्ची। और देश का पहला GI स्टोर भी आपका गोवा में ही है। और अभी हमने पढ़ा था कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बन गया, गोवा बन गया। और गोवा कोविड-19 के लिए मूल्यांकन टूल यानी कि असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य बना था। और वैसे आपको याद होगा इस साल के एंड में जो आपके नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, गोवा में होंगे, जिसका मैस्कॉट है रूबी गुला, जो कि एक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है। और ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल याद रखना गोवा का स्टेट बर्ड है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखो। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके।
ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे, ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। तो हर साल 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, इसे एक और प्रश्न बनेगा कि इस बार की इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। क्या रही है थीम? क्लाइमेट एक्शन। इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था, तो इस साल ये इसकी 50वीं वर्षगांठ है। वैसे यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली 2009 में इसे इंटरनेशनल अर्थ डे घोषित किया था। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात है तो अप्रैल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए, एक बार हम रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल को हमने मनाया था उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। 2 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को मनाया था राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे। और 5 अप्रैल को ही इस बार पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया, जिसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया, जिसकी थीम क्या थी? एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया। फिर 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया। 14 अप्रैल को हमने पहली बार विश्व चगास दिवस यानी कि वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में मनाया। और 14 अप्रैल को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती भी मनाई। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया। फिर 21 अप्रैल को यानी कि कल वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाया, यानी कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। और 21 अप्रैल को ही भारत में सिविल सर्विसेज डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, कल जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको 21 अप्रैल ही आंसर बताया था, लेकिन जो रिवीजन वाली सीट थी यानी कि ये वाली, तो यहाँ पे टाइपिंग में 21 की जगह 20 लिख दिया गया था, तो मैंने वो 20 पढ़ दिया था। तो 21 ही इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन में करवाया था वो सही था। इस रिवीजन वाली में 21 की जगह 20 लिख दिया गया था, वो टाइपिंग एरर हो गई थी। और बाकी आज 22 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सिटी यूनियन बैंक में किसे एमडी सीईओ बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एन कामाकोडी को। एक्चुअली में इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। अभी तक ये ही सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ हैं, लेकिन अभी अप्रैल के एंड में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इन्हें फिर से अगले 3 साल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है। क्या नाम है? एन कामाकोडी, ये नाम याद रखना। बाकी कपिल देव त्रिपाठी कल ही पड़ा था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने हैं। विनीत अरोड़ा की बात करेंगे, अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। और विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। तो ध्यान रखना, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने थे। और यहाँ क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं सिटी यूनियन बैंक के। सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे तो स्थापना 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर कुंभकोणम तमिलनाडु में है और इसके अध्यक्ष हैं आर मोहन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस कंपनी के साथ कोविड इंडिया सेवा नाम की एक ऑफिशियल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी ट्विटर के साथ। तो अभी जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ट्विटर में कोविड इंडिया सेवा नाम से ऑफिशियल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसमें लोग कोविड-19 से संबंधित जो भी उनके प्रश्न होंगे उसके जवाब वो पा सकेंगे। अच्छा, इसी तरह से आपको याद भी होगा अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरेक्टिव सर्विस शुरू की थी। और अभी वैसे पंजाब सरकार ने भी फेसबुक के साथ कोविड-19 के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक चैटबॉट तैयार किया था। और अभी फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी चेकिंग सिस्टम भी शुरू किया था फेक न्यूज को रोकने के लिए। अच्छा, यहाँ तो बात हो रही है ट्विटर की, तो ट्विटर के बारे में जानते हैं। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। और भारत के लिए इसके जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम है मनीष माहेश्वरी। और ट्विटर के जो सीईओ है उनका नाम है जैक डोर्सी।
अच्छा, इनके नाम से आपको कुछ याद आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जैक डोर्सी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है उनको $1 बिलियन देने की घोषणा की थी। तो ये चीजें भी याद रखो, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अब से किन देशों को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हमारे पड़ोसी देशों को। तो अब भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, जो भी मतलब हमारे साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उन पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। तो उन देशों के अगर किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश करना है, यानी कि FDI की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले आपको हमारी गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी होगी। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से जो नाजुक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है ना, उसका फायदा उठा करके ये जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी लोग हैं, ये हमारी घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण न कर ले। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने, उसने धीरे धीरे करके HDFC फाइनेंस में 1.01% की अपनी हिस्सेदारी कर ली है। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। वैसे आपको बता दूं, अभी तक केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाला जो निवेश होता था उसी को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब से जो भी हमारे सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस बात का चाइना ने विरोध भी किया है। आपको बता दूं, अभी चाइना ने हमसे ये कहा है कि आप जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हो। लगता है उसको दुख हो रहा है ना, क्योंकि वो तो काम ही यही करता है, धीरे धीरे अपना पैसा लगा करके उसकी चीज को हड़प लेना। यही तो उसकी स्ट्रेटेजी है। दूसरे को इतना पैसा दे दो कि वो आपके पैसों तले दब जाए। दबाने की कोशिश करता है वो पैसों से हर किसी को, लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम दबाने वाले। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश में औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है, लीगल कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेबनान में। तो अभी लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को, भांग को अंग्रेजी में कहते हैं कैनबिस, तो इसकी खेती को वैध यानी कि लीगल करने का कानून पास कर दिया है। अभी तक लेबनान में भांग की खेती करना इलीगल था, लेकिन अब ये लीगल हो गया है। तो इस तरह से लेबनान के द्वारा भांग की खेती को वैध बनाने से सरकार के राजस्व के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि करने लगेंगे। बात लेबनान की है तो ये रहा मैप में लेबनान। कैपिटल बेरूट है, करेंसी है लेबनीज पाउंड और इसके प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको लेबनान से कुछ याद आया होगा। जनवरी में ही हमने पढ़ा था जीना अकर के बारे में। लेबनान की पहली महिला रक्षा मंत्री के साथ साथ वो पूरे अरब क्षेत्र की भी पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। कौन? जीना अकर। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, $1 बिलियन। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक हुई थी, जिसमें हमारी जो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें पार्टिसिपेट लिया था। और यहाँ पे ये घोषणा की गई कि भारत को हम $1 बिलियन की राशि देंगे, सहायता देंगे। कौन देगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इससे पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को कितनी राशि देगा? $2.2 बिलियन देगा। और आपको याद होगा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भारत को $500 मिलियन की राशि देगा, ऐसा इसने बोला था। बाकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को और ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। और चाइना के बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है? AIIB का है। बाकी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? KV कामत है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर 430 फीट लंबे दापोर रिजो पुल का निर्माण किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुबनसिरी नदी पे। तो अभी सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर ही 430 फीट लंबे दापोर रिजो पुल का निर्माण किया है। और इस पुल का उद्घाटन स्वयं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल इसकी ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी और गवर्नर है BD मिश्रा। और अभी आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा याद रखना, कई बार पूछ लिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है, तो बहुत सिंपल है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा अभी जनवरी में ही हमने पढ़ा था पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को स्टेट
फेस्टिवल घोषित किया गया था अरुणाचल प्रदेश का। उसके अलावा कुछ समय पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा था भारत में जितना भी ग्रेफाइट होता है उसका 35% केवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश में ऑनलाइन सेवा वितरण मी बडी एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20% की। तो 2018-19 के कंपेयर में बात करेंगे, 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में 20% की वृद्धि देखने को मिली है और इन सब में से सबसे ज्यादा 97% इलेक्ट्रिक स्कूटर बिके हैं और ये रिपोर्ट सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा जारी की गई है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य ने जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना आप भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।